अच्छा, और मंसूर खान साहब मुझे ये बताइएगा कि आज एक और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है। वो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन है चीफ जस्टिस का, और गो के सीनियरिटी पे है तो इन्होंने ही बनना था, लेकिन 3 महीने पहले करने के पीछे आपको ये रवायत तो है नहीं, इसके पीछे कोई वजह दिख रही है? देखिए, एक दफा पहले भी हो चुका है मेरे ख्याल में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसमें कि 1.5 महीने पहले वो हुआ था। और ये अनप्रेसिडेंटेड है एक्चुअली, इतना पहले करना। मगर बहरहाल बनना तो था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो बड़ा क्लियर है कि सीनियर मोस्ट विल बिकम द चीफ जस्टिस। तो इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर है भी तो कर दिया है। आई डोंट थिंक वी शुड टेक समथिंग नेगेटिव। मगर आपको हामिद खान साहब, आपको भी इसमें कोई मैलेफाइडे नहीं दिख रहा? मुझे इसमें थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है कि बात बिल्कुल अनवर मंसूर ने सही कही है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि सुप्रीम अब तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनेगा जो वैकेंसी अगर होगी। इसलिए उस हवाले से तो कोई किसी किस्म की डिस्प्यूटेड मामला नहीं है। जो पहले हो सकता था 18वीं तरमीम से कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो थी वो प्रेसिडेंट के पास होती थी ऑन दी, तो उस लिहाज से तो ये ठीक है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 3 महीने पहले, लेकिन अनवर मंसूर साहब ने कहा कि एक दफा पहले भी हुआ था। और मुझे याद आया कि ये मामला जब नाज़म सिद्दीकी साहब थे चीफ जस्टिस, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अपॉइंटमेंट को 3 या 4 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन आ गया था। ये एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है, तो उस वक्त तक अब ये 18वीं तरमीम नहीं आई थी, और अभी इख्तियार जो था अपॉइंटमेंट का वो सदर का ही था। तो एक प्रेसिडेंट जिस तरह मंसूर साहब ने जिक्र किया वो है इस लिहाज से। लेकिन ये 3 महीने पहले की अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन, ये कुछ गैर मामूली सी बात है। क्योंकि मंसूर खान साहब, आपने देखा है कि अपने आखिरी हफ्तों में, महीनों के अंदर हमने बड़े बड़े इकदाम देखे हैं जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर केस उठा लिया था, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे तब। इसी तरह आसिफ सईद खोसा साहब ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला उठा लिया था। जस्टिस गुलजार ने भी साबिक वजीर आजम को तलब कर लिया था। तो ये काफी एग्रेसिव केसेस थे, इकदामात थे। क्या इससे कोई खदशा था या डर था ऐसा इस हुकूमत को? बिकॉज अब जो दरारें हैं या जो तकसीम है आला अदालत में, उसको तो बहरहाल फुली एक्सप्लॉयट करती दिखाई दी है आपको हुकूमत वक्त। देखिए, वो जो आप जिनकी बातें कर रही हैं, वो बेसिकली एक 3 मेंबर बेंचेस थी जिन्होंने ये किया था। ये एक इतनी बड़ी बेंच बनी हुई है, 9 मेंबर बेंच की, और जाहिर है कि 9 मेंबर बेंच जो है वो एक इंडिविजुअल पे नहीं चलेगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इतने बड़ी बेंच का, देन एवरीवन हैज अ से, एंड द चीफ जस्टिस इज वन ऑफ द जजेस। मैं कल की समाअत की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ 3 महीने पहले जो नोटिफाई कर दिया है, कोई खदशा था हुकूमत को कि कोई बड़ा कदम उठा लेंगे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जी ये पूरा माइंड, पूरा एक एटमॉस्फेयर तब्दील हो जाएगा ना सर। आई मीन, यू नोटिफाइड द नेक्स्ट चीफ हु एवरीवन न्यू वाज कमिंग, मगर आप जानते हैं कि अभी कितने ज्यादा आईनी और सियासी केसेस हैं जो जेरे समात हैं आला अदालत के अंदर, जिसके ऊपर वाज़े तौर पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन चीफ जस्टिस बंदयाल साहब एंड द इनकमिंग चीफ। देखिए, बात दरअसल ये है कि टिल सच टाइम ही रिटायर्स ही द चीफ जस्टिस, नॉटविथस्टैंडिंग ये अगर आ भी गया है नोटिफिकेशन, इससे कोई उसके चीफ जस्टिस के पावर और अथॉरिटी पे कमी नहीं हो रही है, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। मगर हामिद खान साहब, क्या ऐसा ही होता है? क्योंकि देखिए, एक क्यूरेटिव रिव्यू भी है जो विड्रॉ करने का साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, लेकिन अपने चेंबर में वो फैसला महफूज कर लिया था जस्टिस बंदयाल ने, जो सदारती रेफरेंस था, और उसके क्यूरेटिव रिव्यू अगेंस्ट जस्टिस काजी फायजी साहब, उसका फैसला आज तक नहीं आया। इसी तरह बहुत ज्यादा अहम केसेज हैं जिनके फैसले अभी तक सामने नहीं आए, जो अभी भी रिजर्व्ड है। आपका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लॉ है, रिजर्व्ड है। नैब लॉ अमेंडमेंट रिजर्व्ड है। आपका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट के ऊपर स्टे है। ऑडियो लीक्स वाले के ऊपर फैसला रिजर्व्ड है, महफूज है। तो दीज आर ऑल पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस विच आर
very much there and they are going to have a direct impact on our politics. नहीं, सही है बात है, लेकिन जैसे अनवर मंसूर साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब तक के चीफ जस्टिस है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, उसके पास तो सारे इख्तियारात है जो चीफ जस्टिस के होते हैं, बल्कि जिस आखिरी दिन के रात के 12 बजे तक वो चीफ जस्टिस होते हैं, तो इसलिए वो अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन या लेटर नोटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक के नया चीफ जस्टिस ओथ नहीं ले लेते, तब से उनके इख्तियारात चीफ जस्टिस के वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब तक के आउट गोइंग चीफ जस्टिस रिटायर नहीं हो जाता, लास्ट डे अपना गुजार नहीं देता, तब तक वो चीफ जस्टिस रहता है और सारे इख्तियारात होते हैं। और जितने भी अहम केसेस जिनका आपने जिक्र किए हैं, वो सारे सुनने के भी मिजाज है, उन पर फैसला सुनाने के भी मिजाज है। ऐसा ही है। मगर सर, अगर जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे, एक लॉयर्स मूवमेंट चली थी उनकी बहाली के लिए, उसके बाद आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बड़ा टफ टाइम दिया गया पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। एवरीडे गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर केसेस सुने जाते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग्स रुकवा दी जाती थी, एक तासुर था जो जन्म ले गया था। इसी तरह अपने आप को दूर किया है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हर किस्म के तासुर से। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर बहरहाल अहम तरीन केसेस हैं। एक ऐसी जमात है तहरीक इंसाफ की सूरत में जिन्होंने उनके खिलाफ 3 साल विच हंटिंग की है, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को टारगेट किया है। बड़ा एक बहुत मुश्किल वक्त से उन सबको गुजरना पड़ा, और आज आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आयरनी है कि वो सदर जो इनके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे थे, आज वो ही नोटिफाई कर रहे हैं। वो वजीर आजम जो इनके खिलाफ रेफरेंस पुश कर रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ केसेस बने हुए हैं, और उनके मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर वो पीडीएम की हुकूमत, और वो एक मैट्रिक्स है कि जो अगले इलेक्शन के अंदर फिर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपको फिर हुकूमत में आते दिखाई दे रहा है। इज दैट अ चैलेंज फॉर द इनकमिंग चीफ जस्टिस खान साहब? जी देखिए, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ है, बल्कि रिव्यू पिटीशन भी जो है वो भी मंजूर होकर 6-4 फैसला काजी साहब के हक में आ चुका है, लिहाजा वो बहस खत्म हो चुकी है। अलबत्ता उसका जो क्यूरेटिव रिव्यू सो कॉल्ड, जो मैं समझता हूँ कि वैसे मेंटेनेबल नहीं है। हमारी तारीख में नहीं कोई इंडिया की एक मिसाल लेके उन्होंने उस वक्त फरोग नसीम साहब ने फाइल किया था। मेरे नजदीक वो कभी भी काबिले समात नहीं है, लेकिन वो बहरहाल एक पेंडिंग है, वो चीफ जस्टिस साहब के पास, अपने पास पेंडिंग है, लेकिन मेरे नजदीक उसका कोई इतना लंबा चौड़ा असर नहीं है। पेंडिंग है, इसका जवाब आप दोनों हजरात में से कोई दे सकता है? मंसूर खान साहब, आप दे सकते हैं? मुझे चूंकि इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, ये फरोग नसीम साहब ने फाइल किया था, और क्यों फाइल किया था ये भी एक्चुअली समझ में नहीं आया। जैसे हामिद खान साहब ने कहा, नहीं, आज क्यों फैसला महफूज है चीफ जस्टिस साहब के पास? वो तो कब का शहबाज शरीफ साहब विड्रॉ कर गए, सदर ने भी साइन कर दिया, वो क्यों है? उसके ऊपर फैसला क्यों नहीं होगा? मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है। कर देना चाहिए था। अगर विड्रॉल हो रहा है सिंप्लिसिटर, तो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं थी, बिकॉज मूव तो फेडरल गवर्नमेंट ने किया था। अब फेडरल गवर्नमेंट अगर कह रही है कि इसको विड्रॉ कर दे, तो विड्रॉ हो जाना चाहिए था। आई डोंट थिंक इसमें कोई हामिद खान साहब, आप तो है। वकील थे जस्टिस काजी फायज ईसा के, और अनवर मंसूर साहब तब यू वर ऑल्सो फाइटिंग केसेस एट दैट टाइम हुकूमत के बिहाफ पे। सो एक बैड टेस्ट इन द माउथ है जो अभी भी लिंगरिंग है। बट बहरहाल मुझे हामिद खान साहब बताइएगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए? नहीं, देखिए ना, जहां तक उस केस का ताल्लुक है, वो तो मेरे नजदीक कंक्लूड हो गया था, 6-4 और उसके हक में हो गया था। अब वो क्यूरेटिव रिव्यू मेरे नजदीक तो मेंटेनेबल नहीं था, लेकिन अब चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि उसको विड्रॉ करना, और फॉर्मल एप्लीकेशन भी फाइल हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसको विड्रॉ करने की, तो मेरे नजदीक कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सही कहा अनवर मंसूर ने कि उसको विड्रॉ हो चुका होना चाहिए था, इसे फॉर्मल ऑर्डर पास हो चुका होना चाहिए था, क्योंकि जब वही पार्टी जो पार्टी दरखास्त गुजार है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वही